हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार स्टडी विद इमरोज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बिहार बोर्ड 12th के ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं विथ डिस्कशन के साथ। इस पीछे हमने फिजिक्स और बायोलॉजी के डिस्कशन करा चुके। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के ज़रूर देख ले, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं डिस्कशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कि हिस्ट्री का लेकर आए हैं। साइंस वाले का तो हो ही रहा है, तो आर्ट्स वाले का भी कुछ कराया जाए। तो आज आर्ट्स वालों की बारी है और हम इतिहास की यानी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ऑफिशियल मॉडल पेपर को लेकर आ चुके हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए, यह कुल 100 क्वेश्चन पूछे इसमें जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 100 पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होती है। 100 के 100 थ्योरी होते हैं। तो इसमें चलिए, इसमें वीडियो बहुत लंबा होने वाला हो जाएगा, इसलिए हम बिना समय गंवाए इस सीरीज को यहीं से शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी किया जाएगा, जिससे ज़्यादा समय ना लगे। 100 क्वेश्चन स्कोर कराना है। तो पहले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन एस एन रॉय, दयाराम सैनी, बी के थापड़। तो इसका बिल्कुल सही जो राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी को किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी थी। तो सेलखड़ी से बनी थी। सेलखड़ी एक प्रकार का सिक्का होता था जिसमें लेखन नहीं होता था। उस पर किसी भी प्रकार की कोई लेखन नहीं होता, सिर्फ जानवरों के चित्र बनाए हुए होते थे, जिसमें से मुख्य जानवर के रूप में एक सींग वाला जानवर होता था। एक सींग वाला जानवर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि हड़प्पा के शहरों को हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है। तो हड़प्पा के शहर स्थलों से बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली है, जिसमें वराह का भी मिला है, हिरण की भी मिला है, घड़ियाल का भी मिला है। तो इसका बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं। तो मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण धौलावीरा में भी मिला है, लोथल में भी मिला है। लोथल एक बंदरगाह था, चंद्रहुदरो में मिला है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें सही हो जाएगा। और मनका का मतलब होता है घायली, जो इस टाइप का नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे देहात के लोग, इस टाइप का घायली होता है, वही मनका उसे ही कहा जाता है, घाड़ा। ऑप्शन आगे की तरफ देखते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है। तो मेलुहा से। हाजा पक्षी का संबंध किससे है? तो मेलुहा से है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा आप लोगों को पता है किस नदी के किनारे स्थित? रावी नदी के किनारे स्थित है। जबकि मेसोपोटामिया सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मेसोपोटामिया सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मेसोपोटामिया सिंधु नदी के किनारे स्थित है, आप लोग पता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते और 8वें नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है। जनक ने लिखा है, लेकिन भारतीय पुरातत्व का यानी इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर जेएम कनिंघम को कहा जाता है। जेम्स कनिंघम को कहा जाता है। ये पीछे की क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि
30 के दशक में ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? तो जेम्स प्रिंसेप ने उसे उसको पहला पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप थे, जो इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लैंड के निवासी थे। आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है 10 नंबर में कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से किया गया है? यानी समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, तो इसकी तुलना किस देवता से की गई है? आप लोग को पता है तो बताइए। यानी इसकी तुलना कुबेर से भी किया गया है, वरुण से भी किया गया, इंद्र से भी किया गया, यानी इनमें से सही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रयाग प्रशस्ति, यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है, तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक के रूप में देखा जाए तो हरिसेन है, जो हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है, जो समुद्रगुप्त के राजदरबारी कवि थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। और किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। आगे की तरफ बढ़ते और 12 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है तमिल संगम साहित्य में उलवर किसे कहा जाता है? तो हलवाह को उलवर कहा जाता था। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक, इनका सेकेंड नाम इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया था? तो धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया था? आप लोगों को पता है तो अशोक ने किया था। अशोक ने ही धम्म महामात्र की जगह की तुलना। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 15वां नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि श्रावस्ती किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो श्रावस्ती कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्क के राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क के राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। और इसी समय से ही शक संवत की शुरुआत हुई थी। शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी, यानी पहली शताब्दी उसे माना जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 17वां नंबर क्वेश्चन के रूप में पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि कुंती और निषादी के लेखक कौन है? तो महाश्वेता देवी है। महाश्वेता देवी कुंती और निषादी की। और 19 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि हिडिंबा किसकी पत्नी थी? तो भीम की पत्नी थी। हिडिंबा किसकी पत्नी थी? तो भीम की पत्नी थी। और चलिए 20 नंबर को पुरुषूक्त किस वेद का हिस्सा है? तो ऋग्वेद का ये हिस्सा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? तो आपको पता है तो ईरान के चिंतक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? यानी कितने संप्रदाय और चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है किस बौद्ध ग्रंथ में? तो 64 परंपराओं का उल्लेख मिलता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी? तो बुद्ध की शिक्षाएं सुत पिटक में रखी गई थी। और आगे की तरफ बढ़ते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन के रूप में अजित केस कौम्बलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? अजित केशम्बलिन किस धर्म और संप्रदाय से संबंधित है? तो लोकायत से संबंधित है। लोकायत से बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। 25 नंबर क्वेश्चन के रूप में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है
कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि बुद्ध के बचपन में सिद्धार्थ था और राहुल उनके पुत्र का नाम था, उनके बेटा का नाम था, और उनके दामाद का नाम था, और वर्धमान महावीर स्वामी का नाम था। महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी। तो आनंद के कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। सबसे प्रिय यानी बुद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति आनंद के कहने पे दी थी। तो वहीं महात्मा बुद्ध तब बोले थे कि बौद्ध धर्म 5000 वर्षों तक चलने वाला है, लेकिन चलने वाला था, परंतु अब वह केवल 500 साल तक चलेगा, क्योंकि महिलाओं की प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी। तो 1814 ईस्वी में हुआ था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी। तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनाई गई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किताबुल हिंद की रचना किताबुल हिंद कितने अध्यायों में बटी थी। तो किताबुल हिंद कितने 80 अध्यायों में बटी थी। और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक के रूप में देखा जाए तो अल बेरूनी है। इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक अल बेरूनी है। अल बेरूनी इसके लेखक अल बेरूनी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बेरूनी को किस भाषा का ज्ञान था। यानी अल बेरूनी जो फारसी और अरबी भाषा के अलावा उन्हें किस भाषा का ज्ञान था। तो सीरियाई भाषा के भी उनको ज्ञान था, हिब्रू भाषा की भी उनको ज्ञान था, संस्कृत का भी ज्ञान था। इनमें से सही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ का, मोरक्को का रहने वाला था, जो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था। तो 1333 ईस्वी में वो भारत आया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा फारसी जौहरी जियो बैप्टिस्टर तैवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की। यानी फारसी जौहरी जियो बैप्टिस्टर तैवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्राएं की हैं। तो 6 बार भारत की यात्राएं की थी। 34 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि फ्रांसोआ बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा था। फ्रांसोआ बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा था। तो वो 12 वर्षों तक भारत में रहा था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, आप लोग बताइए। सॉरी जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अलवार किस देवता की उपासना करते थे। अलवार जो थे वो किस देवता की उपासना करते थे। तो विष्णु की उपासना करते थे। आगे 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं है। कौन सा इनमें नयनार संत नहीं है। तो अंडाल नयनार संत नहीं है। अंडाल नयनार संत नहीं है। अब 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। आगे की तरफ बढ़ते और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे। अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे। तो अमीर खुसरो यानी मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायी थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन में थे 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था। ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था।
यानी ननकाना गांव में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आगे की तरफ बढ़ते और 42 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं सूफी संतों के लिए लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है। यानी जो पत्र सूफी संतों द्वारा लिखी जाती है वो पत्र क्या कहलाता है, मकतूबात कहलाता है। मकतूबात कहलाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने किया था। यानी हम्पी में एक भग्नावशेष मिला है जिसकी खोज 1800 ईसा पूर्व में किसने किया है, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था। मैकेंजी ने किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो कृष्णदेवराय को जोड़ा जाता है। यानी यह प्राचीन इतिहास के दक्षिण भारत का सबसे योग्य और शक्तिशाली राजा था प्राचीन काल की यह बात है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 45वां नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निकोलो दे कांति किस देश का व्यापारी था। निकोलो दे कांति किस देश का व्यापारी था, तो वह इटली का था। इटली के रोम का रहने वाला था। वह इटली के रोम का रहने वाला था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 40 नंबर में पूछा गया है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था। हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी राज्य और एक विजयनगर दो राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के टूटने से बाहर हुए थे। तो बहमनी राज्य की हरिहर और बुका ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। आगे की तरफ बढ़ते और 47वें नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के रूप में माने जाते थे, तो वह शिव के रूप में माने जाते थे। यानी शिवा के रूप में माने जाते थे। शिवा के रूप में माने जाते थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता थी। तो विजयनगर मंदिरों की मुख्य विशेषता थी ऊंचे ऊंचे गोपुरम थे। ऊंचे ऊंचे गोपुरम हुआ करते थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कृष्णदेव राय की कद काठी का वर्णन किस यात्री ने किया था। कृष्णदेव राय के कद की काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था, तो डोमिंगो पेस ने किया था। डोमिंगो पेस ने किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था। यानी हम्पी जो हमारे भारतीय नोट पे भी दिखाई देता है उसको यूनेस्को विरासत कब घोषित किया गया था हम्पी को, तो 1986 ईस्वी में घोषित किया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं दूसरे गाँव के ठेके पर खेती करने वाले खेतिहर को क्या कहा जाता था। यानी दूसरे गाँव के ठेके पर खेती करने वाले खेतिहर को क्या कहा जाता था, पाही कास्त कहा जाता था। पाही कास्त कहा जाता था। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि आलू टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं। आलू टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं, तो 17वीं शताब्दी के से उपजाए जाते हैं। 17वीं शताब्दी से उपजाए जाते हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है कि उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी। यानी कभी परती नहीं छोड़ी जाती, उसे पोलज भूमि कहा जाता था। जिस भूमि को खाली नहीं छोड़ी जाती थी यानी परती नहीं छोड़ी जाती थी उसे पोलज भूमि कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि जोवानी
कारेरी किस देश का यात्री था? जोवानी कारी किस देश का यात्री था? जोवानी कारी किस देश का यात्री था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह इटली का निवासी था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 55 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता? कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता? कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? आप लोग बताएं। तो कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तीसरा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, जिसके लेखक अबू फजल है। जिसके लेखक अबू फजल है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकबर की वित्त मंत्री कौन था? यानी अकबर के वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। उस अकबर के दरबार में टोटल 9 रत्न रहते थे। आगे की तरफ बढ़ते। अकबर की मृत्यु 57 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर राजा बना था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 58 नंबर के रूप में पूछा गया पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली के समय पर पानीपत के तीसरा लड़ाई हुआ था, यानी 1661 ईस्वी में। आगे की तरफ बढ़ते और 59 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा था? औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा था? तो 1658 ईस्वी में बैठा था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह जाफर था। बहादुर शाह जाफर था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था? यानी स्थायी जो बंदोबस्त व्यवस्था थी उसमें भू राजस्व यानी टैक्स वसूलने का संग्राहक कौन होता था? तो जमींदार होता था। आगे की तरफ बढ़ते अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था, जो बाद में बंगाल का नवाब भी बना था? तो कर्नवालिस था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 63 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि बर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की थी? यानी बर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 में जो विद्रोह अंग्रेजों से और भारतीय से हुआ था उसमें किसने अंग्रेजों की मदद की थी? वो कौन भारतीय था जो अंग्रेजों की मदद किया था? तेज चंद्र था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। संथाल किसे दीकू कहते हैं? संथाल अंग्रेजों को दीकू कहते थे। संथाल अंग्रेजों को दीकू कहते थे। आगे की तरफ बढ़ते और 65 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़ी मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देने प्रस्तावित किया था? यानी किसने? भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़ियों के मुखियाओं को वार्षिक भत्ता यानी एक वर्ष में कुछ सहायता देने का वादा किसने किया था? तो एक वर्ष में सहायता देने का वादा अगस्ट क्लीवलैंड ने किया था। आगे की तरफ बढ़ते और 66 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? दक्कन में दंगा एक हुआ था बहुत ही विशाल। उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश किया गया था? तो 1878 ईस्वी में पेश किया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 67 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? तो हम सभी जानते हैं 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें से भारतीय महाशक्ति को अंग्रेजों द्वारा हरा दिया गया, जिसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इसी संधि के तहत उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल बिहार के दीवानी अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया था। कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? 1765 ईस्वी में हुआ था। आगे की तरफ बढ़ते और 68 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं
दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो सरकारी राजस्व की उच्च दरें थी। सरकार में जो टैक्स ले रहा था वो काफ़ी हाई ले रहा था। कपास के मूल्यों का परिवर्तन था और साहूकारों द्वारा शोषण किया जा रहा था। यानी इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये सब हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ईजी सवाल है। आगे की तरफ बढ़ते हम कि कितना इजी सवाल पूछा गया है। आप लोग इसे ही घबरा रहे हैं। आप लोग का एग्ज़ाम एकदम बहुत ही अच्छी जाने वाला है और यह पूर्ण भरोसा है। 70 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया था? 1856 ईस्वी में किया था। आगे की तरफ बढ़ते 70 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 के यानी प्रथम सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो लखनऊ से, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल भी कहा, इसे इन्हें ही डंका शाह भी कहा जाता है। और अंग्रेजों को बहुत ही इनकी खोज रहती थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 72 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लाया गया था? अवध में 1856 ईस्वी में ही एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई थी। और 73 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ था? तो आजमगढ़ की उद्घोषणा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम पर उद्घोषणा हुआ था। आगे की तरफ बढ़ते और 74 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? दिल्ली में 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके और रंगून जेल भेज दिया गया था। तो उनको गिरफ्तार किसने किया था? उनको गिरफ्तार कैप्टन हडसन ने किया था, हडसन। आगे की तरफ बढ़ते और 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंहभूम में किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? किसने? तो बुद्धू भगत ने संभाला था। बुद्धू भगत ने आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था 1857 के विद्रोह में। 76 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि 1859 में इन मेमोरियल नामक चित्र के किसने बनाया था? इन मेमोरियल नामक चित्र किसने बनाया था? तो जोन्स बार्कर ने बनाया था। 77 नंबर क्वेश्चन के रूप में चलो, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली भारतीय राजधानी स्थानांतरित 1912 ईस्वी में की गई थी। लेकिन घोषणा पूछेगा, यानी स्थानांतरण की घोषणा कब की गई थी? तो 1911 ईस्वी में किया गया था। आगे की तरफ बढ़ते और 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में उपस्थित है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 79 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1777 ईस्वी में किया गया था। 1777 ईस्वी में किया गया था, जो इसमें नहीं है, इनमें से सही कोई नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ते और 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? यानी गांधी जी को पूरे भारत की यात्रा करने की सलाह किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा, गांधी जी भारत में पहली महत्वपूर्ण व सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? यानी गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण जनता के सामने कहाँ उपस्थित हुए थे? तो बनारस BHU में हुए थे। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कितना आसान सवाल पूछा गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था, जिसे सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता वाली समिति ने जांच किया था? तो बिना जांच के कारावास, यानी बिना किसी
बिना अदालत में मुकदमा चलाए ही इसमें गिरफ्तार कर लिए जाते थे सब किसी को भी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। यंग इंडिया के भी लेखक महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक भी महात्मा गांधी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 85 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि 85 नंबर पर 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? यानी राजद्रोह इनके ऊपर 1922 ईस्वी में राजद्रोह का मामला हुआ था, जिसमें की सुनवाई किसने किया था? तो CN ब्रूमफील्ड ने किया था। CM ब्रूमफील्ड ने किया था। 86 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते 86वां नंबर क्वेश्चन के रूप में 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका बिल्कुल सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल होने वाले। आगे की तरफ बढ़ते हैं और दांडी किस राज्य में उपस्थित है? तो दांडी गुजरात में स्थित है। हम सभी जानते हैं कि दांडी गुजरात में स्थित है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 88 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। इरविन ने ही 14 सूत्री मांग, इरविन के सामने ही महात्मा गांधी ने 14 सूत्री मांग रखी थी। और 89 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स किसने लिखा था? यानी एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखने वाले एकमात्र लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर ने इसे लिखा था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 90 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की ज़रूरत नहीं रह जाती। यानी किसने कहा है कि जब पूरा राष्ट्र एक बार एकजुट हो जाता है तो आगे जब बढ़ने लगता है तो उसे किसी भी नेता की कोई ज़रूरत नहीं होती? वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, जिन्हें नेताजी कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 91 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया स्वराज पार्टी के लेखक कौन है? तो स्वराज पार्टी के लेखक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों है। तो इनमें से दोनों आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते और 1992 ईस्वी में देखते हैं, जहाँ 92वां क्वेश्चन में देखते हैं कि भगत सिंह को कब फांसी दे दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 1931 ईस्वी में दिया गया था। भगत सिंह को फांसी 1931 ईस्वी में दिया गया था। बहुत ही जो आगे की तरफ बढ़ते हैं 93 क्वेश्चन में देखते हैं। 93 क्वेश्चन के रूप में पूछा निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं था? तो क्रिप्स कैबिनेट मिशन का सर अलेक्जेंडर क्रिप्स कैबिनेट मिशन का सदस्य था। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भी कैबिनेट मिशन का सदस्य था। A.V. अलेक्जेंडर भी कैबिनेट मिशन का सदस्य था। यानी लॉर्ड माउंटबेटन ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आगे की तरफ बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन के रूप में स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने राज्य के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 95 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो हम सभी जानते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में, जो विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत लिखा हुआ संविधान है, लिखित संविधान के रूप में है, जो 26 जनवरी 1947 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन के रूप में ये संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 97 नंबर क्वेश्चन पूछा गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया है। नवजीवन इन्हीं का है, हरिजन भी इन्हीं का है, यानी इनमें से सही सभी होगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और 97 अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी
संविधान 98 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो 1946 ईस्वी में किया गया था, यानी 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की गठन हुए थे। अगला क्वेश्चन को 99 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिस दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया और सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में, अंतिम क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, अंतिम क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि यानी एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा था कि 1935 में गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते थे। इसको कहने वाले कौन थे, तो इसके कहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये रहा आज का टोटल 100 के 100 हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखना होगा, इसी तरह वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यह वीडियो आप लोगों को कैसे अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा और ये प्रतिदिन आपको हम कुछ ना कुछ नया टॉपिक के रूप में प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहेंगे। इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो हम एकदम बेसिक से 10th और 12th का बैच लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें से आपके जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबका एकदम निचोड़ वीडियो हम लाते रहेंगे। आप लोग इससे ज़रूर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इसका हिस्सा बन सके। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ज़्यादा पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अगले किस टॉपिक पे और किस विषय के वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।